हेलो फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं वो है किंगडम मोनेरा। इस वीडियो में हम लोग किंगडम मोनेरा का जो क्लासिफिकेशन है उसको समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि किंगडम मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका स्टेटस क्या है, उनकी एफिनिटीज क्या हैं। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, क्योंकि जब आपके समझ में ये सारी चीजें आ जाएंगी तो किंगडम मोनेरा के साथ साथ दूसरे किंगडम्स को समझने में भी आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए फटाफट से समझते हैं किंगडम मोनेरा को। देखिए, जब विटकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो पहला जो किंगडम बनाया वो क्या था? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की सबसे सुंदर बात क्या है, या इसके सबसे जो स्ट्राइकिंग फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो क्या है? इसका प्रोकैरियोटिक नेचर। आप लोग सब जानते हैं प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, यदि आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मेरा दूसरा वीडियो आप देख सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रोकैरियोट है क्या। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर हम वीडियो से भटक जाएंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है। सीधे तौर पर आप समझ लीजिए, प्रोकैरियोटिक सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। जब लाइफ धरती पर पहली बार शुरू हुई तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बने वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी इनके अंदर है, किंतु जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग और रिमार्केबल इनका फीचर है वो है इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। सभी सिंगल सेल्ड होते हैं, किंतु इनके पास जो न्यूक्लियस है वो ठीक से नहीं है। न्यूक्लियर मटेरियल है, किंतु चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। इसी तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी सेल ऑर्गेनल इनके पास नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हम लोग किंगडम मोनेरा में पढ़ेंगे, आपको एक सिंगल चीज याद रखनी है कि इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोट्स के जितने भी फीचर्स हैं वो इन पर सब पर फिट होने वाले हैं। तो मोटे बात समझ लीजिए, जैसे इनके पास राइबोसोम्स जो है वो 70s टाइप के होंगे। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके की कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है। इसके अलावा इनके पास जो है डीएनए वो नेकेड है, मतलब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स भी इनके पास नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की साइट ही एक है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हम लोग खोज सकते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। चलिए, अब हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि किंगडम मोनेरा में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आएंगे। तो यदि हम यहां पर लिख लें किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा में मोटे तौर पर यदि हम बात करें, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी स्पेसिफिक ही चलेंगे, बहुत ज्यादा हायर लेवल का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए फर्दर बहुत डीप जो क्लासिफिकेशंस हैं उनको नहीं समझेंगे। केवल हमारा जो पर्पस है वो नीट है और एनसीईआरटी हमारी बॉस है, गाइड है। तो जो उसमें लिखा है उसके हिसाब से हम लोगों को चलना है, उसी को सिंप्लीफाई में यहां पर करूंगा। तो किंगडम मोनेरा में 3 तरीके के ग्रुप्स आप लोग समझ लीजिए जो आते हैं। पहला जो ग्रुप है वो है बच्चों आर्किबैक्टीरिया का। पहला हो गया आर्किबैक्टीरिया। उसके बाद आएगा दूसरा जो ग्रुप है वो है यू बैक्टीरिया। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है वो है माइकोप्लाज्मा। तो इसको समझने की कोशिश हम लोगों को करनी है और एक एक करके इनको सबको अच्छे से समझेंगे। कोई भी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए, कोई ना कोई आधार होना चाहिए कि किस आधार पर हमने इनको तीनों को डिफरेंशिएट किया। तो वो आधार क्या है, याद रखिएगा, सेल वॉल। बहुत अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए, वो आधार क्या है? सेल वॉल। नीट में कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, तीनों में एक सेल वॉल का डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है कि माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल है ही नहीं। नोट कर लीजिए, माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं है। यानी कि जो आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव बाउंड्री है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन खुद है। कई बार स्टूडेंट्स सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूज मत करिएगा। सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर होता है, डेड स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है
ये अंदर का सॉफ्ट स्ट्रक्चर है जो कि लिविंग स्ट्रक्चर कहलाता है, जो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। तो सेल वॉल इनके अंदर है ही नहीं। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन है। इन दोनों भाई लोगों के पास सेल वॉल है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो क्या हो गया? माइक्रोप्लाज्मा पे सेल वॉल नहीं है। यानी कि नीट में यदि क्वेश्चन आ गया प्रोकैरियोट विदाउट सेल वॉल, तो आंसर क्या जाना है? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, पर डिफरेंस है दोनों की सेल वॉल में। जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? याद रखना है, यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें एक खास कंपोनेंट मौजूद है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। याद रखिएगा, मेरा एक वीडियो है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन को बहुत डिटेल में समझाया है कि पेप्टाइडोग्लाइकन है क्या चीज। तो पेप्टाइडोग्लाइकन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, यदि ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, यदि ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है तो ऐसा बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में जाएगा। और यदि पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, केवल पॉलीसेकेराइड और कुछ प्रोटीन्स मिलकर के सेल वॉल को बना रही हैं, तो फिर वो आर्के बैक्टीरिया में जाएगा। तो इसमें याद रखेंगे नो पेप्टाइडोग्लाइकन। यानी कि क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक ऐसे प्रोकैरियोट का नाम बताइए जिसके पास सेल वॉल है किंतु पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, तो आपका आंसर क्या जाएगा फिर? आर्के बैक्टीरिया, या आर्के बैक्टीरिया में कोई भी एग्जाम्पल दे रखा हो, है ना। कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन आर्ची बैक्टीरिया करते हैं। तो याद रखिएगा CH जब कभी आए साइंस में, साइंटिफिक टर्म्स में, तो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करना है? क, चा नहीं बोलना है। ठीक है, नॉन साइंटिफिक टर्म में आप बोल सकते हो उसको चा। किसी लड़की का नाम है चंचल, अब आप उसको बोलोगे कंकल, तो भाई झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। चोपड़ा जी को कोपड़ा जी नहीं बोलना है, वहां चलेगा, यहां नहीं चलेगा। तो यहां ये आर्की बैक्टीरिया ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये बात अच्छे से समझ लो भाई। तो ये सबसे पहले हमें बेसिस समझ में आ गया। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी आर्के बैक्टीरिया का फर्दर कोई क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में नहीं है, माइकोप्लाज्मा का फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, किंतु यू बैक्टीरिया का है। तो एक एक करके जरा इनको समझ लेते हैं। पहले यू बैक्टीरिया को देख लेते हैं। तो यू बैक्टीरिया को फर्दर हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? एक ही स्क्रीन पे सारी चीज आ जाए इसलिए इसको लिया है। यू बैक्टीरिया को दो पार्ट में हमने कैसे डिवाइड किया है? ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स। जो मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आपको अपने चारों तरफ नजर आते हैं, जिनकी चर्चा अधिकतर होती है, वो सब यू बैक्टीरिया है। यू का मतलब होता है ट्रू, दे आर ट्रू बैक्टीरिया, है ना। तो याद रखेंगे इसमें दो कैटेगरी है, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। क्लियर हो गया? ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन। जो अपना खाना पीना यार खुद बना लें उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ। अब इसमें फर्दर दो कैटेगरी हो सकती है ना, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिएगा यहां पर, फोटो शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ऑटोट्रॉफ और कीमो। जो लाइट की मदद से अपनी एनर्जी लेते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, लाइट आई उनके पास, एनर्जी उनको पास आई और उससे उन्होंने अपना खाना पीना बना लिया, अपना न्यूट्रिशन ले लिया, वो सब फोटो ऑटोट्रॉफ है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अगले पेज पर हम लोग उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप केवल हेडलाइंस लिख लीजिए। कीमो ऑटोट्रॉफ कौन है? जो कुछ केमिकल्स के ऑक्सीडेशन से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, है ना। स्पेशली इनऑर्गेनिक जो मटेरियल हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, जैसे अमोनिया गैस है, जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो इससे जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ये ऑर्गेनिक मटेरियल बना सकते हैं या अपना फूड बना सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगी बात। तो जो केमिकल से अपनी एनर्जी डिराइव करके अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, सल्फर बैक्टीरिया है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ के। ठीक है, ये डिपेंडेंट नहीं है एनर्जी के लिए किसी पर, ये अपनी एनर्जी खुद डिराइव कर लेते हैं, तो ये इसीलिए ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आएंगे। किंतु जो हेटेरोट्रॉफ है, ये भाई दूसरे पे जिंदा है, अपनी एनर्जी ले नहीं सकते, दूसरों से लेंगे।
ठीक है। और हेटेरोट्रॉफ के दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल आप सबको मालूम है, क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, सेप्रोबिक और पैरासिटिक। ठीक है, और पैरासिटिक। यदि ये अपना फूड किसी डेड और डिकेइंग मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, किसी गली सड़ी चीज से अपना फूड यदि ऑब्टेन कर रहे हैं, जैसे डंग में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, काउ डंग होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया काउ डंग से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले रहे हैं, तो ये सेप्रोबिक हो गए। किंतु जो जिंदा से ले रहे हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके ले रहे हैं या बाहर से ले रहे हैं, वो सब पैरासिटिक हो गए। ठीक है, पैरासिटिक का यह मतलब नहीं है कि ये बीमारी फैलाएगा ही फैलाएगा। पैरासिटिक का मतलब किसी भी दूसरे लिविंग मटेरियल से जब अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे पैरासिटिक मोड, और ये सेप्रोबिक मोड। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग जानते हो। पैरासाइट में फिर ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे और आपके अंदर है और बीमारियां फैलाते हैं बहुत सारी, ठीक है, वो पैथोजेनिक कहलाते हैं। तो पैथोजेनिक वो होते तो पैरासाइट ही हैं, किंतु पर्टिकुलरली जब वो बीमारियां फैलाते हैं तो उनके लिए कैटेगरी अलग बना दी जाती है, जिसे हम कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो वो सब पैरासाइट में ही आएंगे, क्योंकि वो लिविंग मटेरियल से अपना फूड या अपनी एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आर्के बैक्टीरिया की बात करेंगे। वीडियो को बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बनाना है, केवल ये आउटलाइन वीडियो है, जिससे कि मोनेरा का बेसिक क्लासिफिकेशन आप लोगों को पता लगे कि बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं या प्रोकैरियोट कितने टाइप के होते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं और फिर समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्के बैक्टीरिया की। ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है आर्की, है ना, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है? बहुत ज्यादा पुराना, ओल्डेस्ट, सबसे पुराने। तो ये सबके बॉस हैं, सबसे ज्यादा पुराने। सबसे ज्यादा पुराने हैं तो इसका मतलब इन्होंने दुनिया देखी है। ये राजा महाराजा सब इनके सामने से निकल गए, राजा महाराजा नहीं थे तब उसके निकल गए। तो मिलियंस ऑफ ईयर से ये हैं, जब से धरती पे लाइफ पैदा हुई है तभी से ये मौजूद है। इनके फॉर्म्स बदलती चली गई, समय के साथ साथ इनके अंदर भी कुछ चेंजेस आते चले गए। इन्होंने अपने को अडॉप्ट कर लिया, और इतना ज्यादा अडॉप्ट कर लिया कि ये ऐसी कंडीशंस में भी आपको देखने को मिलेंगे जहां कोई नहीं रह सकता, जहां आप लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते, वहां पर भी ये मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा गर्म पानी के अंदर मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में आपको ये मिल जाएंगे। इवन ये जो मार्शी प्लेसेस होते हैं जहां मीथेन जैसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वहां पर भी ये मौजूद हो सकते हैं। खुद ये ही मीथेन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। तो हार्श कंडीशंस में इनका मिलना संभव हो सका है। किस वजह से? क्योंकि ये हाईली अडेप्टेड है, इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। हालांकि उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। बहुत मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कि केवल इस वीडियो का पर्पस आपको आउटलाइंस देना है, तो याद रखिएगा इस चीज को। तो आर्के बैक्टीरिया कौन होते हैं? जिनके पास नो पेप्टाइडोग्लाइकन, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, ओल्डेस्ट है, वेल अडेप्टेड है, ठीक है। सेल वॉल कैसी है? रिजिड है, प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई सेल वॉल है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन उसमें नहीं है। और इसके अंदर और क्या खास बात हो सकती है? और क्या खास बात हो सकती है? इसके एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल्स में आप 2-3 एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए। एक तो है मीथेनोजन्स, मीथेन गैस जो प्रोड्यूस करे, जन का मतलब होता है जनरेट करना, पैदा करना। तो ये मार्शी प्लेसेस में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल याद कर सकते हो, थर्मो एसिडोफिल्स। फिल्स का मतलब लविंग, जहां ये मिल सकते हैं। कहां मिल सकते हैं? थर्मो, थर्मो का मतलब गर्म पानी में, बहुत ज्यादा हॉट वाटर में ये मिल सकते हैं। 80 डिग्री 70 डिग्री बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है, उसमें ये मिल सकते हैं। एसिडिक का मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट में, जब पीएच जो है 7 से कम हो। इवन ये 4 पीएच में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जहां दूसरी लाइफ नहीं मिलती वहां पर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स इसके हम लोग याद कर सकते हैं। तो आर्के बैक्टीरिया आप लोग समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे किसकी? यू बैक्टीरिया की। कलर चेंज कर लेते हैं। यू का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया, मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया। जब हम एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो समझ लीजिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यू बैक्टीरिया की। बहुत सारी फॉर्म्स इसकी नॉन मोटाइल होती हैं जो कि मूव नहीं कर सकती, किंतु कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मूव कर सकते हैं, तो उनके पास फ्लैजिलम आपको देखने को मिलेगा। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी फ्लैजिला हो सकते हैं, किंतु याद ये रखना है किसी भी मोनेरन के पास, किसी भी बैक्टीरिया के पास सीलिया आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे कॉपी पे नोट करिए। किसी बैक्टीरिया के पास सीलिया नहीं मिलेगी, मिलेगी तो फ्लैजिला मिलेगी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। यू बैक्टीरिया में मैंने आपको क्या क्या बताया था? ऑटोट्रॉफ, और साथ में क्या बताया था? हेट्रोट्रॉफ। हालांकि सब एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार जल्दी से समझ लीजिए। ऑटोट्रॉफ में क्या क्या आ रहे हैं बच्चों? एक तो आ रहा है फोटो वाले, फोटो ऑटोट्रॉफ। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था? साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया के अलावा भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि लाइट का यूज कर सकते हैं और अपनी एनर्जी डिराइव कर सकते हैं, है ना? तो ये सीधा सीधा फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। इनके अंदर एक खास तरीके का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट जैसा कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आपको कहां मिलता है? प्लांट्स में। वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और आपको मालूम है प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती, तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। क्लोरोफिल का एक खास वर्जन प्रेजेंट होगा जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जिसकी मदद से ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और एक प्रिमिटिव लेवल की फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया का डिटेल वीडियो एक अलग से मैं बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को साइनोबैक्टीरिया के सारे डिटेल्स समझाएंगे। दूसरा आता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ में बच्चों क्या होगा? कीमो ऑटोट्रॉफ में सनलाइट का इस्तेमाल नहीं करना है एनर्जी के लिए। मतलब इन दोनों के अंदर जो फर्क है वो केवल यही है कि ये सनलाइट का यूज कर रहे हैं, ये सनलाइट का यूज नहीं कर रहे हैं। ये किस चीज का यूज कर रहे हैं? जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, बहुत सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है। इसी तरह से अमोनिया, अमोनिया भी एक सिंपल मटेरियल है, इनऑर्गेनिक है। इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया में आयरन सल्फाइड हो सकता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला करके ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं, ठीक है, और अपनी एनर्जी वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझा दें जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अमोनिया है फॉर एग्जांपल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जब इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, जैसा कि इस प्रोसेस को कहते हैं हम कीमोसिंथेसिस, तो इससे हम क्या बना सकते हैं? इससे हम बना सकते हैं ग्लूकोज, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इससे हम बना सकते हैं, है ना? और साथ में कोई ना कोई गैस बाहर निकलेगी। यदि सल्फर होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। ये भी आयोनाइज हो जाएगी नाइट्राइट आयंस में, है ना? वो हमारा बात का विषय है, किंतु एक बेसिक प्रोसेस समझ लीजिए। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। बैलेंस करना है तो 4 अमोनिया हो गया और ये 6 CO2 हो जाएगा, है ना? अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, और 4 है तो 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो शायद ये बैलेंस हो गई है, और यदि बैलेंस नहीं हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो इस तरीके की रिएक्शंस कहलाती हैं कीमोसिंथेटिक रिएक्शंस, जो इन बैक्टीरिया के अंदर हो रही है। इसी तरह से सल्फर बैक्टीरिया है तो वहां सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह का इस्तेमाल ये लोग करेंगे, ठीक है। आयरन के सल्फाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल बनेंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी या वो आयोनाइज हो जाएगी। तो कीमोसिंथेसिस में हम सनलाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया हमारे नेचर के लिए, जो हमारे सल्फर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आते हैं बच्चों हेट्रोट्रॉफ्स, तो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जिससे टीबी नामक बीमारी हो जाती है। प्लांट्स के बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो उनके अंदर बीमारियां फैलाते हैं, किंतु बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो बीमारियां नहीं फैलाते। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है
कर्ड बनाने वाला जो आपका बैक्टीरिया है आपके घर में है, लैक्टोबैसिलस, वो कोई बीमारी कॉज नहीं कर रहा है, किंतु सनलाइट से अपनी एनर्जी नहीं ले रहा है या कीमोसिंथेसिस से अपनी एनर्जी नहीं ले रहा है। तो वो एनर्जी किससे ले रहा है? एक ऐसे मटेरियल से जो जिंदा नहीं है, जो लिविंग नहीं है। अब कर्ड किससे जो लैक्टोबैसिलस है वो किससे ले रहा है? मिल्क से। अपना जो मटेरियल है वो कहां से ऑब्टेन कर रहा है? मिल्क से। अब मिल्क कोई लिविंग चीज तो है नहीं, ठीक है ना, तो इसीलिए हेटेरोट्रॉफ की कैटेगरी में आएगा। तो हेटेरोट्रॉफ्स वो है जो दूसरों से ले रहे हैं। अब यदि नॉन लिविंग से ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? जल्दी से बताइए। सेप्रोबिक, ठीक है। कहीं कहीं हम इन्हें सेप्रोफाइट्स भी बोल देते हैं, सेप्रोजॉइक भी बोल देते हैं, किंतु जॉइक जनरली एनिमल्स के लिए आता है, या सेप्रोफाइट्स जो है जनरली प्लांट्स के लिए आता है। बैक्टीरिया ना प्लांट्स है ना एनिमल्स है, तो इसीलिए बेटर टर्म क्या है? सेप्रोबिक, ठीक है। सेप्रो का मतलब है डेड एंड डिकेइंग से, ठीक है, जो अपनी एनर्जी डेड एंड डिकेइंग से ले। इसी तरह से दूसरा क्या हो गया? पैरासाइट। ऐसे बैक्टीरिया जो पैरासाइट है, दूसरों पर जिंदा है, ठीक है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल मैंने अभी आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बताया, जो हमारी बॉडी के अंदर आ गया है और हमारे टिश्यूज के अंदर नेक्रोसिस कराता है और वहां से अपनी एनर्जी ले रहा है। तो इनके एग्जाम्पल्स पे हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तीसरी जो कैटेगरी है बच्चों वो है माइकोप्लाज्मा की। चलिए माइकोप्लाज्मा को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो माइकोप्लाज्मा का सबसे जो स्ट्राइकिंग फीचर है वो क्या है? इनके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। नो सेल वॉल, यानी कि प्रोकैरियोट विदाउट सेल वॉल, स्ट्रिक्टली प्रोकैरियोटिक है। कोई आपको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अंदर नहीं मिलने वाला है। राइबोसोम होंगे 70S टाइप के ही होंगे, वो सारी की सारी चीजें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जिसपे नीट में क्वेश्चन आएगा वो इसके इसी सेल वॉल वाले नेचर पर आएगा। मोस्टली दे आर पैरासिटिक इन नेचर। ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये कीमोसिंथेटिक नहीं है, मोस्टली कैसे हैं? पैरासिटिक है। यदि इनका कल्चर किया जाए, माइकोप्लाज्मा को कल्चर किया जाए, तो इनकी अपीयरेंस कैसी आती है? माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे जैसे उबले हुए अंडे रखे हुए हैं ना, फ्राइड एग अपीयरेंस बोलते हैं उसको, तो वैसे कुछ अपीयरेंस इसके आएगी, पर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, इसीलिए हम उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा कि मोनेरन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रोकैरियोट्स हैं, और क्या उनका क्लासिफिकेशन है ये अब आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई है। अब आपको एनसीईआरटी एक एक लाइन आसानी से समझ में आ जाएगी। अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करो। इसी तरह से मैं आपके लिए अब रेगुलर वीडियोस लेकर के आ रहा हूं और नीट की तैयारी करेंगे जबरदस्त तरीके से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो।